जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट में जो एसएससी का पेपर हुआ था जीडी का, उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे। जो भी पीडीएफ्स होंगे वो आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिए जाएंगे समय से, तो ये ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है। चूज द ऑप्शन which are antonyms opposite of the word used in the sentence given below। तो इस सेंटेंस में ऐसे शब्दों को बताइए जो एक दूसरे के विरोधी हो, यानी कि एंटोनिम्स हो। Although her happiness was manifest in her cheerful demeanor, the hidden sorrow in her eyes revealed a deeper emotional struggle। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें कौन कौन से, जैसे मैनिफेस्ट होता है, तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट हो जाना, क्लियर हो जाना। और डिमीनर का मतलब क्या होता है? डिमीनर का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का आचरण। जैसे कोई व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे उस किसी का उठना बैठना बोलना पहनने का तरीका, वो जो उसका आचरण होता है उसको डिमीनर कहते हैं। सौरो का मतलब होता है दुख। और बस हाँ, बाकी तो पता है। तो अब मैनिफेस्ट या हिडन, डिमीनर सौरो, हैप्पीनेस स्ट्रगल, या फिर मैनिफेस्ट रिवील्ड, कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैनिफेस्ट हिडन। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, और हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। बाकी के अगर शब्दों को आप देखोगे तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स नहीं है। जैसे डिमीनर का मतलब होता है आचरण, और सौरव का मतलब होता है दुख, तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हुए, कोई सेंस नहीं बनता है। हैप्पीनेस का मतलब होता है सुख, और स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष, तो संघर्ष दुख का नहीं होता, पहली बात तो। ठीक है, तो हैप्पीनेस का उल्टा सौरव हो सकता है, बट हैप्पीनेस का उल्टा स्ट्रगल नहीं होगा। वैसे ही मैनिफेस्ट रिवील्ड, मैनिफेस्ट का भी मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर होना, स्पष्ट होना, और रिवील का भी मतलब होता है कोई चीज़ सामने आ जाना। तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, सिनोनिम बताना है इस शब्द का। सेंटेंस है, द ट्रेंड ऑफ आर्ट वर्क अमंग मिडिल ईस्टर्न लेडीज इज नथिंग न्यू, येट नेल पेंट इज फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड। तो ओवरलुक का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है किसी चीज को अनदेखा कर देना। ठीक है, अब अनदेखा कर देने का मिलता जुलता शब्द क्या है? अप्रिशिएट, यानी अप्रिशिएटेड। तो अप्रिशिएटेड होगा, प्रैंक्ड होगा, सेडेटेड होगा, या फिर नेग्लेक्टेड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नेग्लेक्टेड। क्योंकि अप्रिशिएट का मतलब होता है शाबाशी देना या फिर उसकी प्रशंसा करना। प्रैंक तो सबको पता है, जब से यूट्यूब पे ज़्यादा लोग आए हैं सबको पता चल गया है प्रैंक क्या होता है। सेडेट से बनता है सेडेटेड, तो सेडेट का मतलब होता है शांत या गंभीर। तो राइट आंसर इज नेग्लेक्ट, है ना, नेग्लेक्ट करना ही होता है अनदेखा करना। तो वैसे ही नेग्लेक्टेड इज द राइट आंसर फॉर ओवरलुक्ड सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपोजिट बताना है किसका? एक का। तो एक क्या होता है? दर्द होता है। जैसे हेडेक, तो कई लोग बोलते हैं ना कि मेरे सर में हेडेक हो रहा है, जबकि वो सेंटेंस गलत है। हेडेक का मतलब ही होता है हेड की एक, यानी सर में दर्द होना। तो पेट में स्टमक एक हो रहा है या सर में हेडेक हो रहा है तो वो गलत है। तो अगर आप सिंपली बोलते हो हेडेक हो रहा है तो उसका मतलब है भाई सर में दर्द हो रहा है। तो एक का मतलब होता है दर्द। इसका ऑपोजिट क्या है? कॉलिक, सीरीन, ईज, या फिर ग्लूमी। तो देखो, अच्छा कॉलिक क्या होता है? तो कॉलिक ऐसा शब्द है, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जो छोटा बच्चा होता है एकदम इन्फेंट, उसको रोते हुए देखा होगा ना, कि एकदम बहुत ही लंबी सांस लेकर के और बहुत लंबा रोता है बड़ी देर तक, चीखने वाला, जो बीच बीच में रोना शुरू कर देता है बच्चा, उसी को कॉलिक कहते हैं। तो कॉलिक तो होगा नहीं। सीरीन का क्या मतलब होता है? सीरीन का अर्थ होता है काम एंड पीसफुल, शांत एकदम। ठीक है, ईज आसान, या फिर ग्लूमी। अच्छा ग्लूमी का क्या मतलब होता है? ग्लूमी का अर्थ होता है कोई चीज इतनी डार्क हो कि उससे सैड होने की भावना सामने आए, तो वो ग्लूमी होता है। तो ग्लूमी नहीं होगा, सीरीन नहीं होगा, कोलिक नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ईज। ईज का मतलब एक तो होता है, ईज से बनता है इजी। तो कोई चीज आसान कब होती है? हमारे लिए सुलभ, हमारे लिए सही, एकदम सही चीज। तो दर्द का उल्टा ईज होता है ना, जब आप शांत हो जाते हो, ईज पे आ जाते हो। ओके, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error। फाइंडिंग एरर का क्वेश्चन है। स्नो वॉज फॉलिंग लाइट व्हेन एवरीवन वॉज लीविंग चर्च। तो जब सब कोई चर्च छोड़ के जा रहा था, तो जो बर्फ है वो लाइटली गिर रही थी।
अब इसमें जो मैंने सेंटेंस बोला उसी में आपको जवाब मिल गया। क्या मिस्टेक है भाई? लाइटली होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस पार्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ स्नो वॉज फॉलिंग, तो स्नो गिर रही थी। कैसे गिर रही थी? लाइटली गिर रही थी। तो जो फॉलिंग का विशेषता बता रहा है, यानी जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, और एडवर्ब जब बनाना होता है तो लास्ट में जनरली क्या होता है, लास्ट में एल वाई ऐड होता है, वो एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे लाइट की जगह पे लाइटली होगा, ठीक है, क्योंकि स्नो कैसे गिर रही थी? लाइटली गिर रही थी, हल्की हल्की गिर रही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। दे प्लान टू मैरिंग इन द स्प्रिंग, पढ़ के ही लग रहा है भाई गलत है। क्या सेंटेंस सही होगा? दे प्लान टू मैरी इन द स्प्रिंग, या नो इंप्रूवमेंट, या फिर दे प्लान्स टू मैरी, या प्लान टू मैरी। अब देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? पहली बात तो ये वाला होगा नहीं, क्योंकि अगर ये पास्ट है तो पास्ट में प्लान की जगह पे प्लान्ड होगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक, फिर दे प्लान्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है और प्लान्स सिंगुलर वर्ब है, ये भी नहीं होगा। इंप्रूवमेंट करना है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दे प्लान टू मैरी इन द स्प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है? इस हाईलाइटेड पार्ट को सब्सटीट्यूट करना है। इसकी जगह पे कोई ऐसा इडियम रखो जो सही सेंस एस्टैब्लिश करे। तो माई सन वॉज नॉट वेल येस्टरडे एंड टुडे आई एम फीलिंग सिक, तो मेरा बेटा कल ठीक नहीं था और आज मैं सिक फील कर रहा हूँ। तो फीलिंग सिक के लिए इडियम कौन सा यूज होता है? अंडर द वेदर, कॉल इट अ डे, फेस द म्यूजिक, या फिर ब्रेक अ लेग। देखो इसके पहले के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने कई बार ब्रेक अ लेग बताया है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है ये। तो ब्रेक अ लेग का क्या मतलब होता है? किसी को गुड लक विश करना, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब फेस द म्यूजिक क्या होता है? तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणामों का सामना करना। जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हो, जब कोई सिंगर होता है या कोई परफॉर्मर होता है, जब स्टेज पे चढ़ता है, जब माइक चेक करता है ना, तो वो जैसे एक या दो साउंड तो ऐसे होंगे जो वो अपनी तरफ घुमा के रखवाता है। क्यों? क्योंकि उसको सुनाई देना चाहिए कि वो जैसा गा रहा है या जैसा बोल रहा है उसको वो कैसा गा रहा है, उसको खुद को पता होना चाहिए कि मैं कैसा गा रहा हूँ, तभी वो ऑडियंस को अच्छा डिलीवर कर पाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है? वो फेस कर रहा है म्यूजिक को, यानी कि वो जैसा परफॉर्म कर रहा है वो एक साउंड उसकी तरफ खुद घुमा हुआ है कि ये जैसा भी उसका परफॉर्मेंस है उसको खुद को सुनाई दे रहा है, तो उसका जो परिणाम है वो खुद फेस कर रहा है। तो वही है, फेस द म्यूजिक का मतलब परिणामों का सामना करना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? कॉल इट अ डे का मतलब होता है सिंपली उस पर्टिकुलर दिन के काम को खत्म कर देना, कि आज का काम भाई खत्म हो गया, इसी के लिए इडियम यूज होता है कॉल इट अ डे, ठीक है। जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कॉल इट अ डे, इसको तुम दिन कह सकते हो। कैसे? कि आज इतना अच्छा दिन था, आज कहा जा सकता है भैया हाँ आज कोई बढ़िया दिन था। तो यानी कि जब वो काम खत्म हो गया, पूरा दिन खत्म हो गया, तभी आदमी ऐसा बोलता है कि भाई आज का लगता है कि हाँ आज का अच्छा दिन था, ठीक है। तो कॉल इट अ डे नहीं होगा। राइट आंसर इज, इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अंडर द वेदर। अब वेदर के अंडर में आना क्या होता है? आपने अक्सर सुना होगा कि जब मौसम बदल रहा होता है या कुछ ऐसे मौसम नए नए शुरू होते हैं, तो उसमें क्या होता है? लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। जैसे गर्मी का महीना रहेगा, जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं, लगभग लगभग मौसम ठंडा होना शुरू होता है, तो कई लोग बीमार पड़ते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं? मौसम की चपेट में आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। तो वही अंडर द वेदर, जैसे ही वेदर के अंडर में आए बीमार पड़ गए, तो अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भरना है ऑफ द शॉप्स इन द हाई स्ट्रीट हैव क्लोज्ड रिसेंटली। तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ, क्वाइट ऑफ, लिटिल ऑफ, वेरी ऑफ। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द शॉप्स इन द हाई स्ट्रीट हैव क्लोज्ड रिसेंटली। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यही सही सेंस बिठाता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिस अ चैलेंजिंग टाइम फॉर अस ऑल, ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग समय क्या है कि था। अब इसमें देखो सारे पास्ट की चीजें यूज हुई, तो जाहिर सी बात है कह रहा है कि ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग समय था, पास्ट का है। तो दिस वॉज बीन, दिस आर तो होगा नहीं क्योंकि आर प्लूरल के लिए होता है, दिस सिंगुलर है। तो दिस हैज बीन या दिस हैड बीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। तो दिस हैज बीन अ चैलेंजिंग टाइम फॉर अस ऑल, है ना, ये हम लोगों के लिए, हम सभी के लिए एक चैलेंजिंग समय था। बाकी वॉज बीन नहीं होगा और हैड बीन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
ऐसा सेंटेंस बताना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। नेपोलियन वेंट टू ग्रेट लेंथ्स, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू क्राफ्ट हिज इमेज एज बिनाइन रूलर, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो रूलर की स्पेलिंग गलत है, और अगर यहाँ इस वाले सेंटेंस पे आप देखोगे तो यहाँ पे बिनाइन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बिनाइन का क्या मतलब होता है? जो बहुत ही काइंड और जेंटल होता है उसके लिए बिनाइन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा शब्द बताओ जो कि गलत स्पेलिंग लिखा हुआ हो। एज अ जैज लवर आई वॉन्ट पीपल टू एम्ब्रेस द म्यूजिक फॉर इट्स इंट्रिंसिक क्वालिटीज नॉट इट्स सिंबॉलिक रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस क्या होता है? उस पे वाइब्रेट करना, झूमना, है ना, उसी को रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। क्यों? ई की जगह पे आई होगा। इंट्रिंसिक होता है, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज की बेसिक क्वालिटी या उसका मूलभूत जो तत्व होता है उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, एरर फाइंड करना है। माय पेरेंट्स आर बेस्ट पीपल बट दे गेट क्वाइट इमोशनल समटाइम्स। किस पार्ट में मिस्टेक है? इस पार्ट में मिस्टेक है बेस्ट के पहले। तो पहले देख लो कहां पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस पार्ट में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? बेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो आर्टिकल लगता है वो द लगता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, राइट? सो द बेस्ट फूड आई हैव ट्राइड, सो बेस्ट के पहले द लगता है, इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इस इडियम फ्रेज का मतलब क्या है? टू बी ऑन वंस लास्ट लेग्स, किसी के अंतिम पैर पे होना। यानी जैसे अगर मैं बात करूं कि आई एम ऑन माई लास्ट लेग्स, तो मैं बोलूं मैं अपने आखिरी कदम पे खड़ा हूं, है ना? तो आखिरी कदम पे खड़ा होना क्या, एकदम समझ रहे हो ना? टू बी नियर डेथ, टू फस अबाउट अ ट्रिफल, टू गेट मैरिड सून, या फिर लास्ट डे ऑफ वर्क। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टू बी नियर डेथ। है ना, इंसान के जीवन की एक जर्नी होती है ना, एक पड़ाव पार करता है, और अंतिम कदम जो होता है उसका मृत्यु का होता है। तो अंतिम कदम पे खड़ा होना यानी कि मौत के करीब खड़ा होना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इंप्रूवमेंट का केस है। वी शुड इंजॉयड प्लेइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स। अब देखो कहीं भी अगर शुड लगा हो ना, तो शुड के जस्ट बाद में जो वर्ब लगती है वो सिंपल वर्ब होती है, ठीक है, और प्रेजेंट वर्ब होती है। तो वी शुड इंजॉय, जैसे हम बोलते हैं ना वी शुड डू दिस, तो डू क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है, सिंपल वर्ब है। तो वी शुड इंजॉयड तो होगा नहीं, तो वी शुड इंजॉय प्लेइंग, वी शुड इंजॉय प्ले, या नो इंप्रूवमेंट, या फिर वी शुड इंजॉयड प्ले। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वी शुड इंजॉय प्लेइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम, है ना, वी शुड इंजॉय प्लेइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स। हमें हर प्रकार के गेम्स को खेलना, एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेविश। इस पार्ट में क्या भरना है? लेविश शब्द का सिनोनिम भरना है। लेविश क्या होता है? तो लेविश का सिंपल सा मतलब होता है बहुत ही आडंबर से भरा हुआ, मतलब समथिंग वेरी रिच। जैसे अगर मैं बोलूं कि लेविश वेडिंग, तो जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंट में कुछ समय पहले मुकेश अंबानी जी के बेटे की शादी हुई, तो बहुत लेविश वेडिंग थी, है ना, हर एक चीज़ बहुत बड़े लेवल पे थी, सजावट हो, खाना पीना हो, लाइट्स हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वाज डिजाइन लेविशली, अगर हम बोले तो लेविश था। अब लेविश से मिलता जुलता क्या होगा? स्टिंगी। स्टिंगी का क्या मतलब होता है? कंजूस। तो ये तो होगा नहीं, ये उल्टा हो जाएगा, हमें सिनोनिम बताना है। कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभास, है ना, विरोधी, तो ये भी नहीं होगा। जेनरस या फिर माइजरली, माइजरली का भी मतलब होता है कंजूस, ठीक है, कंजूसी से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जेनरस। जेनरस क्या होता है? उदार होता है, ठीक है। उदार वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा दूसरों की हेल्प करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करता है ना, तो जिसके पास होगा वही देगा, ठीक है। तो लेविश से मिलता जुलता जनरस। क्वेश्चन नंबर 15, एरर का क्वेश्चन है। शी प्रोमिसेस टू मीट मी एट हर मदर्स हाउस यस्टरडे। किस पार्ट में मिस्टेक है? सिंपल सी बात है, यस्टरडे लगा दिया, यानी कि ये बीते हुए समय की बात कर रहा है, और बीते हुए समय के लिए यहाँ पे प्रोमिसेस तो लगेगा नहीं, क्योंकि प्रोमिसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस होता है, ठीक है। तो प्रोमिसेस तो होगा नहीं। सो सिंपल सी बात है, किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अब करेक्ट कैसे करेंगे इसको?
तो शी प्रॉमिस्ड टू मीट मी, है ना, एट हर मदर्स हाउस यस्टरडे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20 जो कि पैराग्राफ का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ जाते हैं। The concentrations of greenhouse gases that heat in the Earth's atmosphere rose to record levels 2022 according to the CHG bulletin released by the World Meteorological Organization on November 15, 2023. The rise in concentrations of CHGs is mainly the use of fossil fuels for various human activities. This would lead to a rise in global average temperatures, sea level rise, glacial melting, an increase in frequency and intensity of rapid onset extreme weather events, torrential rainfall, flash floods, tropical cyclones and heat waves. तो क्या सेंस निकल के आया भाई? यहाँ पे जो बात की जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जा रही है। ओके ओके, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या परिणाम होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, कैसे वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, और सी लेवल बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, क्या क्या उसके परिणाम होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया गया है। सो पहला सेंटेंस अगर हम पढ़ें, द कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट, क्या करता है, दैट बार्क, वेस्ट, ट्रैप या फिर हैंग। सो द कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है। ट्रैप मतलब क्या करना, बंद कर देना, है ना। जाल, जैसे ट्रैप का मतलब एक जाल भी होता है, जैसे बोलते हैं ना कि उधर मत जाना, दैट्स अ ट्रैप फॉर यू, तो वो तुम्हारे लिए एक जाल है ना, फंसाने के लिए जो बनाया गया है। तो फंसाने का इन द सेंस होता है कि ट्रैप कर लेती है हीट को एटमॉस्फेयर में। जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनकी वजह से हीट क्या होती है, एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगले अगर क्वेश्चन पे आए, सो अर्थ एटमॉस्फेयर रोज टू रिकॉर्ड लेवल्स, हीट ट्रैप होने से क्या हुआ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो रिकॉर्ड लेवल हाई हो गया था 2002 के। अब क्या होगा, रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ 2022 एट 2022 ऑन 2022 या इन 2022। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2022 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा ऊंचा पहुंच गया था। सो अर्थ एटमॉस्फेयर रोज टू रिकॉर्ड लेवल्स ऑफ 2022 अकॉर्डिंग टू, अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द GHG bulletin released by the World Meteorological Organization on November 15, 2023, the rise in concentrations of GHGs is mainly, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन होता है उनमें बढ़ोतरी किसकी वजह से होता है, मेनली क्या, रेदर देन, ऑफ, दैट या फिर ड्यू टू। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ड्यू टू। सो द राइज इन कंसंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज मेनली due to the use of fossil fuels for various human activities. Okay, फिर this would lead to a, इसकी वजह से क्या होगा, rise in global average temperature। जब वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए जब ग्रीन हाउस गैसेस का इस्तेमाल होगा, फॉसिल फ्यूल्स का, तो उससे क्या होगा, उससे बढ़ेगा क्या, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। तो क्या दिस, एक तो पहले ही डिस्कस कर लिया गया कि इससे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में फिर और फॉसिल फ्यूल्स को अगर बर्न किया जाएगा तो क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। सो दिस वुड लीड टू अ फर्दर राइज, फार राइज, फॉर राइज या फिर फार्दर राइज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फर्दर। तो देखो क्या मिस्टेक है, जैसे फर्दर और फार्दर में क्या अंतर होता है, जब इस वाले फार्दर की बात की जाती है तो डिस्टेंस की बात की जाती है ना। जैसे अगर कोई पॉइंट ए पे है तो पॉइंट बी यहाँ पे है, अब पॉइंट बी अगर हम इधर से चलते हुए आ रहे हैं तो पॉइंट बी इज फार्दर देन ए, तो ए से ज्यादा दूर आगे है, ठीक है, तो वहां पे फार्दर होता है। जबकि फर्दर समय के लिए भी होता है ना, कि जैसे फर्दर इन द टाइम, आज मॉर्निंग में अगर कोई काम हो रहा है तो अगर फर्दर की हम बात की जाएगी तो फर्दर इन द आफ्टरनून, तो वहां पे समय के केस में होता है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, एंड लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ दिस वुड लीड टू अ further rise in global average temperatures, sea level rise, glacial melting, and increase in frequency and intensity of rapid onset extreme weather events जैसे कि torrential rainfall, flash floods, tropical cyclones and heat waves। तो यहाँ पे जो मैंने शब्द यूज किया जैसे कि, जैसे के लिए, इसके लिए क्या यूज होता है, such as,
सच, सो या फिर लाइक एज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सच एज। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और वेदर इवेंट्स शुरू हो जाएंगे, जैसे कि सच एज टोरेंशियल रेनफॉल, फ्लैश फ्लड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड हीट वेव्स। सो दीज वर इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे 2024 में, 22 फरवरी को, पहली शिफ्ट में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो या सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, जब भी मैं ये आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, यानी कि जब हम बीच में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंत में आपका जितना भी स्कोर आया है, आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा कि इससे जो मैं जो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आपका आउटपुट कितना है। और आपका एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप होगा। जब बाकी के लोगों का आप स्कोर देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की अंदर से जिज्ञासा उठेगी। सो दीज वर क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।